तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने से पहले आपको आपने क्या पढ़ना है बेसिकली। देखो, मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। कूलम लॉ ने तो हमें ये बताया हुआ है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं ये आपस में कितनी फोर्स लगाते हैं, म्यूचुअल फोर्स क्या है। बट सुपरपोजिशन हमें ये बताता है, मान लो Q1 Q2 Q3 सो ऑन अप टू Qn, अगर इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ चार्जेस तो वो सारे के सारे चार्जेस मिलके किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लगाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फोर्स नहीं लगानी है, सारा ग्रुप मिलके ये एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ यार टेस्ट चार्ज के बारे में। हमने कुछ बातें याद रखनी, एक तो ये बात याद रखनी है कि इसको Q0 से डिनोट करना है, दूसरी कि इसका हमेशा मैग्नीट्यूड स्मॉल रखना है। देखो, इसको मैंने भेजा है कि भाई जा तू ये अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स फील करके है, ये स्मॉल रखना है। ये नहीं है बड़ा मैग्नीट्यूड रखा, ये वहां गया और अपनी फोर्स उनको फील करवा के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट हमने नॉमेनक्लेचर इसका ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी, तो टेस्ट चार्ज के बारे में आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है। Q0 से डिनोट करो, मैग्नीट्यूड हमेशा स्मॉल, और हमने इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है जी, सारे यही जो है वो एनालॉजी फॉलो कर रहे हैं। तो देखो ये बड़ा सिंपल है यार। आगे तो ये करने से पहले मैं बता देता हूँ इसकी डायग्राम बनाना है, ऐसे करके स्पेस पे बना लेना। सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर बनाने हैं। आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। ये Q1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर R1, ये Q2 को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर R2, ये Qn को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर Rn, और ये Q0 चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर है जी R0। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे चार्जेस मिलके Q0 पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 ये भी सारे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। Q1 उसको कह रहा है तू रिपेल होके यहाँ जा, F Q0 पे लगने वाली फोर्स Q1 की वजह से। ये वाला इसको धक्का मार के कह रहा है कि नहीं तू इधर नहीं, तू इधर जा, तू मेरी बात मान, तू इधर जा। ये है Q0 पे लगने वाली फोर्स 2 की वजह से। ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये Q0 पे लगने वाली फोर्स। ये तो मतलब जैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वो जो आपने पढ़ा हुआ है कि एक फोर्स अगर इधर लग रही होती थी F1 और दूसरी फोर्स इधर लग रही है F2, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे। और यहाँ पे इस पे बेचारे पे तो कितनी सारी फोर्सेस, खाली ये Q1 Q2 Qn ही नहीं, और भी है, मैंने बनाई नहीं है। Q1 Q2 Q3 Q4, देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस मिलके इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, यही इसकी स्टेटमेंट कहती है। तो स्टेटमेंट जब मैं नोट्स दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कहती है कि भाई किसी चार्ज पे लगने वाली अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है F0, वो किसके बराबर होता है, सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। ठीक है जी, जैसे ये वाला इस पे लगा रहा है F Q0 पे लगने वाली 1 की वजह से, ये लगा रहा है प्लस ऐड कर दो सबको 2 की वजह से, सबका वेक्टर सम ले लेना, ये आ जाएगा जी नॉट पे एन की वजह से। अब इनकी वैल्यूज पुट करना बड़ा इजी है जी। देखो जी, हाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपने वेक्टर जो लॉ पढ़ा था, पहले वेक्टर लॉ पढ़ा था, उसमें आपने क्या किया था। देखो, जब भी आप F12 लिखते हो यहाँ पे उल्टा आ जाता है ना, यहाँ पे बताया था, क्योंकि F12 की डायरेक्शन को बताने के लिए ये इन दोनों की डायरेक्शन से मैं आपने किया था ना, F12 की जगह उल्टा कर दिया था। F21 अगर वहीं कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह R12 कर देना। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो, ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखो इन दोनों चार्ज के बीच की फोर्स का मैग्नीट्यूड वो तो पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो जी, अब आपको तो पता ही है, जब इसको पहले मैंने एक स्टेप एक्चुअली खा लिया है, आपने जब करना है मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले ऐसे लिखना है, इसकी जगह लिख दोगे जी F01 के ये मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए कर दोगे R10। मैंने एक्चुअली एक स्टेप स्किप कर दिया था, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये F02 की जगह लिख देना जी F02 का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा 02, ये F02 है तो इधर 20 कर देना उल्टा, क्योंकि बताया मैंने आपको कूलम लॉ ने भी ऐसे किया हो, इधर 01 है तो इधर 10, इधर 02 है इधर 20। ये आ जाएगा जी F0n का मैग्नीट्यूड और Rn0 के ऊपर कैप, ये कैप, ये कैप, ये कैप। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट करना तो बड़ी बात है नहीं है कोई। देखो, F दो चार्जेस Q0 और Q1 के बीच की फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, यह आ जाएगा Q1 Q0। ठीक है, अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे ना R10 इधर सीधे कर देना, R10 का स्क्वायर इधर कर देना R10 के ऊपर कैप, प्लस सेम टू सेम ये आ जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, ये आ जाएगा जी वो वन, एक चार्ज था Q0 Q1, मैंने कुछ भी लिख दो यहाँ पे लिख दो, एक चार्ज है Q0 दूसरा चार्ज है Q2, इन्हीं दो के बीच की फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये R20 है, इधर लिख दो RT0 का स्क्वायर R20 के ऊपर कैप प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि ये और भी हैं, ठीक है। और यहाँ F इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, दो चार्जेस के बीच की फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, एन जीरो ना सीधे कर दो, और एन जीरो के ऊपर स्क्वायर और आर एन जीरो के ऊपर कैप। अच्छा, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जैसे बाकी बुक्स में किया हुआ ऐसा भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सबके पास है, ये टर्म सबके पास है। देखो अंदर क्या बच जाएगा, इसके पास बच जाएगा Q1/R10 का स्क्वायर R10 के ऊपर कैप, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बच जाएगा, प्लस Q2/R20 का स्क्वायर R20 के ऊपर कैप प्लस डैश 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 R ये आ जाएगा जी Qn/R(n0) का स्क्वायर R(n0) के ऊपर कैप, ये बच गया। अब देखो ये क्या, ये आप F0 फोर्स निकाल रहे हो, F0 देखो जी, F0 किसके बराबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे वाला स्टेप समझाने के लिए मैं आपको सेपरेटली एक चीज़ समझाता हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कहीं पे लिखा हो Q1/R10 स्क्वायर R10 के पर कैप प्लस ये Q2/R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस Qn/R(n0) स्क्वायर R(n0) के ऊपर कैप। देखो इसको मैं एक तरीके से, आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी हुई है, मैं रिवाइज करवाता हूँ इसको। नेक्स्ट स्टेप में लिखने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन, समझना इसको ध्यान से, काउंटर लगा दूंगा फॉर I इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि मैंने I की वैल्यू पहले 1 डालनी है, फिर नेक्स्ट 2 डालनी है, ऐसे डालते जानी है जब तक n नहीं आ जाता। देखो जहाँ जहाँ पे काउंटिंग है जो रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 3, फिर ये 10 20 30 40 n0, फिर Rn0 R20 R कहीं पे 30 40 n0, ये सो ऑन, यहाँ पे सो ऑन अप टू यहाँ पे आया। तो देखो जहाँ जहाँ पे काउंटिंग है मैं वहाँ पे I लिख दूंगा, RI0 का स्क्वायर और I0 के ऊपर कैप। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है मतलब आपने सम किया है, कैसे सम किया है ये, मतलब कहीं पे जहाँ 1 आपने काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करनी है, ऐसे काउंटिंग, या कहीं पे आप कहीं पे सीधे ये लिखो, कहीं पे ये लिखो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखो ये जहाँ जहाँ I है ना, पहली वैल्यू लिख दो 1, क्योंकि लिखा है 1 से स्टार्ट करना, ये आ जाएगा R10 के ऊपर स्क्वायर R10 के ऊपर कैप, ठीक है। सम है, नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 2 और I की जगह नेक्स्ट आ जाएगा 20 का स्क्वायर R20 के ऊपर कैप, ठीक है। अच्छा, सम में ऐसे चलते जाना जब तक लास्ट स्टेप n नहीं आ जाता, REQ की जगह आ जाएगा जी n, ये आ जाएगा RN0 का स्क्वायर RN0 के ऊपर कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप ये आप अंडरस्टैंड कर लो बस कैसे आया, क्योंकि समेशन था, सम करना था, जहां जहां I है पहली वैल्यू डालो 1, ठीक है, आ गया पहली टर्म, फिर समेशन है तो डालो सम का साइन, फिर नेक्स्ट काउंटर चला दो, नेक्स्ट डालो 2, जहां जहां I है वहां डाला 2, ये टर्म आ गई, समेशन है डाल दो प्लस, ऐसा तब तक करते जाना जब तक ये टर्म नहीं आ जाती। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिख सकते हो, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी तो लिख सकते हो। तो यहां पे आपने यही करना है, यही करना है आपने क्या करना है, इस टर्म के बाद ये नेक्स्ट स्टेप लिख देना, तो वही कर देना। देखो आपने यहां पे लिख देना जी, समेशन फॉर I इज इक्वल टू 1 to n, जहां जहां ये काउंटर चल रहा है ना, 1 2 3 4 n 1 0, यहां पे आपने लिख देना QI/R I0 का स्क्वायर और I0 के ऊपर कैप। देखो अब आप यहां तक भी तो सबको समझ आ गया था। उसके बाद इसकी वैल्यू, इसी टर्म की वैल्यू मैंने ये पुट की है, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ, यही समझा, आगे जो मैं समझा रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि इसके आगे कैसे प्रोसीड किया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपने ये याद रखो, आपको तो पता ही है कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड तो होता है और दूसरा डायरेक्शन होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, किसी भी चीज़ को मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके होते हैं। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जाता है और सिंपल स्केलर फॉर्म पे भी लिखा जाता है।
कोई भी वेक्टर है ना, मतलब अगर कोई ए वेक्टर भी है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो मॉड में लिख दो उस वेक्टर को, या सीधे ए लिख दो ऐसे ही। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे ऐसे करके टर्म लिखी है आर आई नॉट स्क्वायर, ये स्केलर टर्म लिखी हुई है, स्केलर टर्म। तो मैंने आपको बताया स्केलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं ना वेक्टर साइन, सीधे ऐसे भी, तो या उसको वेक्टर डाल के मॉड में भी डाल सकते हैं। तो इजी बनाने के लिए पहला चेंज तो मैं ऊपर वाले स्टेप में यही करूंगा कि भाई ज़्यादा ना हो, मैं पहले इसको चेंज कर देता हूं कि मैं इस वैल्यू को ऐसे करके लिख देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले यही करने वाला हूं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। मैं कर दूंगा जी क्यू आई अपॉन, ये जो वैल्यू है उसको मैं लिख दूंगा आर आई नॉट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि स्केलर को ऐसे लिख सकते हैं आर आई नॉट के ऊपर कैप, ठीक है। और दूसरी वैल्यू मैं आपको ये जो अंडरस्टैंड करवाने वाला हूं कि कोई भी दूसरा यही अपना, कि कोई भी जो वेक्टर की ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये जो है अपना आर आई नॉट की वैल्यू जो मैंने पहला स्टेप में चेंज की थी, ये दूसरा स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कोई भी जो वेक्टर होता है ना, उसके पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आपको कोई आर कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए, ये निकालने के लिए बोले, तो वो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो उसी तरीके से जैसे ये वैल्यू आई, उसी तरीके से जैसे ये था, उसी तरीके से अगर आपको कोई बोल रहा है आर आई नॉट के ऊपर वेक्टर है, वो किसके बराबर होगा, इसके पास भी दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि आर आई नॉट का मैग्नीट्यूड और आर आई नॉट का डायरेक्शन कैप। यानी कि ये देखो ये मिल गया, यानी कि अब अगर आपको आर आई नॉट कैप की वैल्यू चाहिए, आर आई नॉट कैप की वैल्यू चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा आर आई नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर आई नॉट के ऊपर ये। तो नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि भाई आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई नॉट वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। और इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू निकाली है आर आई नॉट कैप अपॉन आर आई जीरो के ऊपर ये। अब एग्जाम में आपने वैसे ही करना है जैसे नोट्स पे लिखा हुआ है, जैसे कल, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि भाई इस स्टेप के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये लिखा था सीधे, ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने सीधे नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है, फिर इस स्टेप के बाद आपने सीधे, आया कहां से मैंने ये बता दिया। अब फाइनली डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो मेन डायग्राम बनाई थी मैंने, ये Q1 से लेकर Q2 तक के डिस्टेंस का जो वेक्टर जो बता रहा है वो ये है, ठीक है, ये बाकी पोजीशन वेक्टर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आपको तो पता भी है कि ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट ये आर होता है। ट्राइंगल लॉ आपको याद होगा, ठीक है, सेम ये है, सेम सेंस है, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, जो रिजल्टेंट होता है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे जो एक वेक्टर है वो है R1 और दूसरा वेक्टर है आर आई नॉट के ऊपर ये। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करने से आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो आर नॉट वेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया, यानी कि R1 वेक्टर में अगर आप आर आई नॉट वेक्टर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल रहा है, आर नॉट वेक्टर, ये रिजल्टेंट मिल रहा है। अब अगर आपको कोई बोले कि आर आई नॉट वेक्टर की जगह आप आर नॉट माइनस ये R1 लिख दो, तो वो तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप में मैं यही वैल्यू पुट करने जा रहा हूं कि आर आई नॉट की जगह मैंने क्या लिख देना, आर नॉट माइनस आर आई। आर आई नॉट वेक्टर की जगह सारा कुछ सेम रहेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई। अब ये देखो, ये जो आर आई नॉट वेक्टर है ना, ये जो आर आई नॉट वेक्टर है, ये इसकी जगह आर आई नॉट की जगह मैं लिख दूंगा आर नॉट माइनस आर आई। ये मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी देख लो, ये भी तो है वेक्टर, ये है मॉड का स्क्वायर, वैसे का वैसे, अंदर तो वही है ना आर आई नॉट का वेक्टर। तो आर आई नॉट वेक्टर के जगह लिखा है आर नॉट माइनस आर आई, इधर भी कर लूंगा आर नॉट माइनस आर आई, दोनों के ऊपर वेक्टर साइन। और यहाँ पे भी है ना, मॉड के अंदर तो है, तो वही चीज़ है ना, आर आई नॉट वेक्टर, उसकी जगह में लिख दिया आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनली ये आ गया जी आपका 1 अपॉन जो रिजल्ट था, समेशन
आई इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा क्यू आई अपॉन ऊपर आ जाएगा आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये ध्यान रखना, इनको मॉड में नहीं रखना, इनको ऐसे वाली ब्रैकेट में रख दो और नीचे देखो ये टोटल क्या हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा आर नॉट माइनस आर आई ये वेक्टर, और ये टोटल हो जाएगा जी क्यूब। बस ये इतना ही था।